हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर है चीन और जापान। उसी पेपर का जापान का जो आपका विषय है उस पर मैं आज चर्चा करूँगी। रूस और जापान का युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, इसी पर आज मैं एक नोट्स लाई हूँ। उस नोट्स को हम डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर है चीन और जापान। उसी में से हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर है चीन और जापान। उसी पेपर का जापान का जो आपका विषय है उस पर मैं आज चर्चा करूँगी। रूस और जापान का युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, इसी पर आज मैं एक नोट्स लाई हूँ। उस नोट्स को हम डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपका जापान का पोर्शन है उसी का क्वेश्चन है रूस और जापान युद्ध 1904-05 के कारण और परिणामों को लिखें। रूस और जापान के बारे में पहले हम समझ लें कि जापान में जब मेइजी पुनर्स्थापना हुई थी, जो पहले के वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ। मेइजी पुनर्स्थापना के बाद जापान का आधुनिकीकरण हुआ और वह पूरी तरह से सैनिकवाद की तरफ आगे अग्रसर हुआ और वह इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका था पूरी दृष्टि से, क्योंकि पहले उसे पूरी तरह से दबा और कुचला गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से शक्तिशाली होकर उभर कर आया था और अपने सैनिकवाद के तहत कई आगे पीछे अगल बगल के सभी द्वीपों पर कब्जा करना चाहता था, जिससे उसके आर्थिक और राजनीतिक हित सध सके। और इसमें सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसका रूस था और इसी आर्थिक और राजनीतिक हित को साधने के लिए रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। 1904-05 ईस्वी का रूस जापान युद्ध आधुनिक विश्व के इतिहास की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध के परिणामों ने सारे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। एशिया के जागरण में एक मील का स्तंभ यह युद्ध प्रमाणित हुआ। रूस और जापान के बीच पूर्वी एशिया के अनेक क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के प्रश्न पर घोर तानातानी चल रही थी। यानी कि रूस और जापान जो थे वह पूर्वी एशिया के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उनके बीच आपस में तानातानी भी चल रही थी। मंचूरिया एवं कोरिया में दोनों देशों के अपने अपने स्वार्थ थे। सच्चाई यह है कि दोनों सुदूर पूर्व में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। यानी कि स्टूडेंट, पूर्व के देशों में पूर्व की तरफ जो भी छोटे छोटे प्रदेश थे जो अधिक उन्नत अवस्था में थे, उन प्रदेशों को रूस और जापान अपने कब्जे में रखकर अपने प्रभाव को दिखाना चाहता था। लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती थी, इसीलिए मंचूरिया और कोरिया के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए और इन्हीं समस्याओं के कारण
दोनों देशों के बीच युद्ध की अग्नि भड़क उठी। 1904-5 ईस्वी के रूस जापान युद्ध के निम्नलिखित कारण थे, यानी कि जो कारण बने थे 1904 और 5 के युद्ध, रूस जापान युद्ध के, उसको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला कारण था मंचूरिया का प्रश्न। रूस की दिलचस्पी मंचूरिया, कोरिया तथा साखलिन द्वीपों में थी। इन क्षेत्रों में जापान के भी स्वार्थ थे। रूस जो है मंचूरिया, कोरिया और साखलिन द्वीप पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में जापान भी अपना कब्जा चाहता था। मंचूरिया, रूस को उसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी और उसकी विस्तारवादी गतिविधियों से जापान के लिए कुछ चिंता की बात थी। 1904 के पूर्व मंचूरिया में जापान के कुछ आर्थिक स्वार्थ थे। वह भी मंचूरिया पर कब्जा करना चाहता था। इसी उद्देश्य से 1895 ईस्वी के चीन जापान युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की संधि के द्वारा जापान ने मंचूरिया में लियोनतुंग प्रायद्वीप को प्राप्त कर लिया था। परंतु रूस के नेतृत्व में त्रिराष्ट्रीय हस्तक्षेप के कारण रूस, जो उस समय चीन का साथ दे रहा था, उसके नेतृत्व में त्रिराष्ट्रीय हस्तक्षेप हुआ और जापान को वह प्रदेश नहीं मिला। इधर रूस में अपने हस्तक्षेप के मूल्य के रूप में ओतुंग प्रायद्वीप 1896 ईस्वी में पट्टे पर प्राप्त हुआ तथा पोस्ट आर्थर में एक विशाल बंदरगाह का निर्माण आरंभ हुआ। इसके बाद अतिरिक्त उत्तरी मंचूरिया में भी रेलवे लाइन के कार्य रूस को प्राप्त हुए तथा चीनी पूर्वी रेलवे का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ। मंचूरिया में इन सभी के बढ़ते प्रभाव से जापान बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो उठा था। जापान को तो जो प्रदेश मिला था वह प्रदेश भी उन लोगों ने उससे छीन लिया और इसके अलावा रूस को इसमें फ़ायदा हो गया। उसको उत्तरी मंचूरिया में रेलवे लाइन भी बनाने के लिए मिला और उसके बाद उसने बंदरगाह का भी निर्माण किया, लेकिन जापान को वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है कोरिया का प्रश्न। कोरिया रूस और जापान के बीच मतभेद का दूसरा कारण बना। कोरिया में जापान के विशेष हित थे। उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक स्वार्थ कोरिया में थे। प्रथम चीन जापान युद्ध के बाद कोरिया पर जापान का प्रभुत्व कायम हो चुका था, लेकिन रूस के हस्तक्षेप से जापान की प्रभुता बहुत हद तक सीमित हो गई थी। यानी कि चीन के साथ जब जापान ने युद्ध किया था उस समय रूस ने हमेशा उसके साथ हस्तक्षेप किया और उसे बहुत कम जगहों तक सीमित कर दिया। जापान विरोधी कोरिया के राजा को रूस का समर्थन एवं संरक्षण प्राप्त था। 1896 ईस्वी में ही रूस ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कोरिया के राजा के समर्थन में काफ़ी मात्रा में सैनिक कोरिया भेजा तथा जापान विरोधी कोरियाई सम्राट को मिलाकर यालू नदी के पास जंगलों का ठेका भी प्राप्त कर लिया। यानी कि जो कोरिया का सम्राट जो थे उन्हें भी
रूस ने अपने में मिला लिया और यालू नदी के पास जंगल का जो ठेका था उसको भी प्राप्त कर लिया। यानी कि इसमें हम यह कह सकते हैं कि रूस के सारे हित अच्छे से सध रहे थे। खनिज पदार्थ भी यालू नदी के किनारे थे, उसे निकालने का अधिकार भी रूस को प्राप्त हुआ। इस तरह रूस ने जापान के सबसे नाजुक अंग पर अपना पंजा रखा। कोरिया चीन का एक समृद्ध प्रदेश था और जापान का उससे लाभप्रद व्यापार चल रहा था तथा वहाँ के जापान के विशेष आर्थिक हित भी थे, किंतु चीन का स्थान अब शक्तिशाली रूस ने ले लिया था। चीन जो अब कमज़ोर हो गया था, वहाँ चीन के बदले अब रूस ने उसका स्थान ले लिया था। रूस जापान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया था। यह जापान के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन इन संधियों का कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकला और कोरिया में दोनों देश एक दूसरे के सामने डट गए। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, 1902 ईस्वी की आंग्ल जापानी संधि। रूस की विस्तारवादी नीति के कारण कोरिया तथा मंचूरिया में स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही थी। बॉक्सर विद्रोह आंदोलन के काल में रूस ने सारे मंचूरिया पर अधिकार कर लिया तथा पाश्चात्य देशों के समक्ष चीन के विभाजन का भी प्रस्ताव उन्होंने रख दिया था। रूस के इस प्रस्ताव से बाकी देशों में अत्यंत ही दुख फैल गया। रूस की इस हठधर्मिता से जापान ही नहीं, यूएसए, ब्रिटेन तथा जर्मनी आदि बहुत से पाश्चात्य देश भी दुखी हो गए। इनमें सबसे अधिक खतरा ब्रिटेन को था। इसीलिए जनवरी 1902 ईस्वी में ब्रिटेन एवं जापान ने रूस के खिलाफ अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए एक संधि की और पूर्वी एशिया में आंग्ल जापान गुट कायम हो गया। रूस जापान युद्ध आंग्ल जापानी संधि का तत्कालीन प्रतिफल था। इस संधि ने जापान के मनोबल में वृद्धि की तथा उसे रूस के विरुद्ध युद्ध की प्रेरणा भी दी। चौथा कारण क्या था स्टूडेंट? तात्कालीन कारण। किसी भी युद्ध का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण का मतलब होता है स्टूडेंट कि उस समय जो वह कारण जिसके कारण तुरंत ही युद्ध शुरू हो गया। ऐसे तो युद्ध की अग्नि हमेशा ही भड़कती रहती है, लेकिन युद्ध में चिंगारी का काम और आग लगाने का काम तात्कालीन कारण ही करता है। तो तात्कालीन कारण क्या था? रूस जापान युद्ध का तात्कालीन कारण कोरिया में रूस का सैनिक हस्तक्षेप था। इधर मंचूरिया तथा कोरिया में रूस की सैनिक गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। 1902 ईस्वी के समझौते के बाद भी रूस ने मंचूरिया से अपने सैनिक नहीं हटाए। इसके विपरीत 1903 ईस्वी में रूस ने कुली के भेष में अपने सैनिकों को कोरिया में यालू नदी के पास के जंगलों में लकड़ी काटने के लिए भेजा। यानी कि जब 1902 ईस्वी में दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ था, लेकिन फिर भी उसने यालू नदी के पास से रूस ने अपने सैनिक को नहीं हटाए और इसके अलावा रूस ने कुली के भेष में अपने सैनिकों को कोरिया में यालू नदी के पास के जंगलों में लकड़ी काटने के लिए भेज दिया। इस प्रकार रूस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और अपने सैनिकों को कोरिया पहुंचा दिया। जापान इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अतः
जापान ने फिर से 1903 ईस्वी में रूस के साथ समझौता का प्रयास किया। जापान ने चीन तथा कोरिया में खुले दरवाजे की नीति पर जोर दिया तथा कोरिया में अपने विशेष स्वार्थों को रूस द्वारा स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव भी रखा। बदले में जापान ने मंचूरिया में रेलवे संबंधी रूस के विशेष हितों को मान्यता देने का आश्वासन भी दिया। मतलब यदि रूस इसके सारे बातों को मान जाता है तो रूस जो है जापान का यदि सारा बात को मान जाता है तो जापान मंचूरिया में जो रूस रेलवे बना रहा था उसको वह मान्यता दे देगा, ऐसा जापान ने कहा। लेकिन उत्तर में रूस ने अपनी शर्तें रखी, जिसके अनुसार उसने कोरिया में जापान के स्वार्थों को सीमित रखने तथा मंचूरिया में स्वयं असीम अधिकार प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। यानी कि वह सिर्फ रूस यह चाहता था कि वह पूरी तरह से मंचूरिया पर अपना कब्जा करके रखे। ऐसी स्थिति में समझौता होना संभव था। 1904 ईस्वी तक दोनों देशों में समझौता वार्ता चली, किंतु इसका कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। और इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बाद युद्ध की शुरुआत तो अब होनी ही थी। रूसी सेना संतोषजनक परिणाम नहीं निकला और रूसी सेना उत्तरोत्तर पूर्व की ओर अग्रसर होती रही। इस प्रकार अब युद्ध असंभावी हो गया। 1904 के मध्य दोनों देशों में कूटनीति वार्ता बंद हो गई और जापान ने रूस का सामना युद्ध भूमि में करने का निश्चय कर लिया। फरवरी 1904 ईस्वी में उसने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह एशिया की एक नवोदित शक्ति और यूरोप की एक महान शक्ति के बीच प्रथम महान युद्ध था। यह युद्ध एक वर्ष से ऊपर ही चला और युद्ध में फ्रांस तथा ब्रिटेन पूरी तरह से तटस्थ रहे। रूस की सेना जापानी सेना के समक्ष नहीं टिक पाई। जल तथा स्थल दोनों क्षेत्रों में रूस की करारी हार हुई। 1905 ईस्वी में पोर्ट आर्थर पर जापान का अधिकार हो गया तथा मुकदेन से भी रूसी सेना को हटना पड़ा। इस प्रकार सर्वत्र जापान की विजय हुई, परंतु दोनों पक्ष अब थक चुके थे। रूस की निरंतर हार से देश के अंदर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी। जनवरी 22, 1905 का खूनी रविवार देश के असंतोष का घोतक था। ऐसी अवस्था में रूस युद्ध जारी नहीं रखना चाहता था और दूसरी ओर जापान भी अपने सीमित साधनों से ज़्यादा दिनों तक युद्ध को जारी नहीं रख सकता था। अतः ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच सुलह की बातचीत आरंभ हुई तथा 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ संधि द्वारा रूस जापान युद्ध का अंत हो गया। अब इस युद्ध के क्या परिणाम हुए? परिणाम की दृष्टि से 1904-05 का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला परिणाम क्या था स्टूडेंट? पहला परिणाम था जापान पर प्रभाव एवं इसका महत्व। जापान की जनता युद्ध के परिणामों से संतुष्ट नहीं थी, फिर भी जापानी साम्राज्य के विकास के इतिहास में इस युद्ध का बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
जापान ने प्रथम बार किसी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध अपनी शक्ति का परीक्षण किया। यह युद्ध जापान के लिए जीवन मरण का प्रश्न था। यदि यह युद्ध जापान हार जाता तो उसकी समस्त महत्वाकांक्षाएं एवं पूर्वकालीन सफलताएं खत्म हो जाती। इस युद्ध में जापान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इस युद्ध में जापान की विजय ने उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। उसकी गणना अब संसार के महान राष्ट्रों में होने लगी। जापान ने अपनी कूटनीतिक एवं सैनिक श्रेष्ठता की धाक जमा दी। उसने रूस को हराकर 1896 ईस्वी में अपने अपमान का भयंकर बदला ले लिया। रूस पराजय ने जापानी साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब कोरिया में जापान अपनी मनमानी कर सकता था। दूसरा है रूस पर प्रभाव। रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, चलिए हम इसको देखते हैं। रूस पर इसका प्रभाव पड़ा। इस युद्ध का व्यापक प्रभाव रूस पर भी पड़ा। रूस की पराजय को वहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसे लोगों ने जार के भ्रष्ट एवं अक्षम शासन का परिणाम समझा। वस्तुतः रूस की पराजय में उसके भ्रष्ट एवं अक्षम सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों का स्पष्ट रूप से हाथ था। इस हार के फलस्वरूप रूस में 1905 ईस्वी की क्रांति भी हो गई एवं रूसी पार्लियामेंट ड्यूमा का उद्घाटन हुआ तथा वैधानिक राजतंत्र स्थापित करने की चेष्टा भी की गई। इस युद्ध में हार के बाद रूस की वैदेशिक नीति में बहुत परिवर्तन हुए। तीसरा है यूरोपीय कूटनीति पर प्रभाव। इस युद्ध ने यूरोपीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित किया। इस हार के फलस्वरूप तो रूस में क्रांति ही हो गई तथा एशिया में असफल होने के बाद रूस ने तुर्की की तरह बाल्कन प्रायद्वीप की ओर अपना साम्राज्यवादी जाल फैला दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बाल्कन की राजनीति ने यूरोप के वातावरण को अत्यंत ही विषाक्त कर दिया और परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही जल्दी अवश्यंभावी हो गया। चौथा है चीन पर प्रभाव। रूस जापान युद्ध में चीन को 2 तरह से प्रभावित किया। चीन में जिस प्रकार पश्चिम के साम्राज्यवादी राज्यों के बीच होड़ चल रही थी, उससे इस बात की पूरी संभावना थी कि इन राज्यों के बीच संघर्ष होकर रहेगा। संघर्ष से बचने के लिए चीन ने खुले द्वार की नीति पर जोर दिया और जापान की विजय ने चीन में नवजागरण का सूत्रपात किया। चीनियों ने अपनी आंखों से देखा कि एशिया के एक छोटे से देश ने किस प्रकार एक विशाल एवं शक्तिशाली यूरोपीय देश को धूल चटा दी। अतः चीन में भी संवैधानिक सुधार एवं आधुनिकीकरण की मांग उठने लगी। डॉक्टर सेन एवं उनके अन्य अनुयायियों द्वारा राष्ट्रवादियों ने जापान की विजय से प्रेरणा ग्रहण की। इसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी की चीनी राज्य क्रांति हुई। नेक्स्ट है 5वां, एशियाई राष्ट्रवाद पर प्रभाव। रूस की पराजय एवं जापानी विजय ने एशिया के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। एशिया के लोगों में यूरोपीय अजेयता का जो भ्रम था वह समाप्त हो गया। एशिया के पश्चात विरोधी आंदोलनों को जापान के विजय ने काफ़ी प्रेरणा दी। अब एशिया वालों का नारा गूंजने लगा। नेक्स्ट है 6वां नंबर 6, भारत पर प्रभाव। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जापानी विजय ने काफ़ी प्रभावित किया। इस युद्ध ने निराश भारतीयों में अपूर्व उत्साह का संचार किया। भारत में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवाद का सहारा लिया। कांग्रेस में
गरम दल वालों का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत में बंग भंग आंदोलन तथा आतंकवाद को जापान की विजय से काफ़ी प्रेरणा मिली। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का रूस जापान युद्ध के कारण और परिणाम। आगे फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।